फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है जैविक विकासवाद। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मतलब जैविक विकास कैसे कैसे हुआ, मतलब अर्थात जीवों का जो एवोल्यूशन है, वो विकास है, वो किस तरीके से हुआ है, इस बात को हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सबसे पहली बात समझना पड़ेगा कि जो चार्ल्स डार्विन थे, कौन? चार्ल्स डार्विन। वो उनके पास एक जहाज़ था, उस जहाज़ का नाम था बीगल। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो चार्ल्स डार्विन थे वो कहाँ के थे। पहली बात, ये ऑस्ट्रिया के एक साइंटिस्ट थे। किस देश के? ऑस्ट्रिया। यूरोप का एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहाँ के ये एक वैज्ञानिक थे। और ये एक बीगल नाम के जहाज़ से कहाँ पर आए थे यात्रा करने के लिए? मलय प्रायद्वीप में। ये मलय प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है? ये जो मलेशिया सिंगापुर वाला रीजन है ना, इसको। तो चार्ल्स डार्विन मलय प्रायद्वीप में बीगल जहाज़ से आए थे और इन्होंने अपने यहाँ के जो अनुभव थे वो अपनी पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, इसमें लिखा था। किसमें? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में। किस बुक में लिखा था उन्होंने? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में लिखा था। ये बुक 1859 में, 1857 की क्रांति के 2 वर्ष के बाद जो है ये पब्लिश हुई थी, राइट। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोनों फैक्ट। ये चारों फैक्ट जो हैं, चार्ल्स डार्विन ऑस्ट्रिया के थे, बीगल जहाज़ से मलय प्रायद्वीप गए थे और उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। मतलब जो स्पीसीज़ हैं, जीव जंतु, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, इस बुक में उन्होंने इस बारे में बताया और उनका बेस क्या है। और ये 1859 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने क्या बताया इस बुक के अंदर? 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई कि हर प्रकार के जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति एवोल्यूशन से हुई है, मतलब जैविक विकास से हुई है। हर जीव एवोल्यूशन की वजह से उत्पत्ति हुई है, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने मेन कंक्लूजन में ये बताई कि उसी चीज़ का विकास हो सकता है, उसी जीव का विकास हो सकता है जिस जीव का नेचर ने सिलेक्शन किया है। जिस जीव का किसने? नेचर ने सिलेक्शन किया है। तो नेचुरल सिलेक्शन, जिस जीव का क्या किया है? नेचर ने सिलेक्शन किया है, उस चीज़ का ही विकास हो सकता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीव की उत्पत्ति का या जीव के विकास का जो आधार है, उत्पत्ति का जो आधार है, वो क्या है? प्राकृतिक वर्ण, हिंदी में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर जिस चीज़ को सपोर्ट कर देगा वही चीज़ क्या होगा? एवोल्यूशन हो सकता है उसी का। तो प्राकृतिक जो वर्ण है या नेचुरल सिलेक्शन है, वही जीव की उत्पत्ति का क्या है? आधार है, ठीक है। इसी चीज़ को इन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन को ही उन्होंने एक थ्योरी से प्रस्तुत किया। इस थ्योरी का उन्होंने नाम दिया था, इस थ्योरी का नाम दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। वो कहते हैं कि वही व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है पूरी तरीके से जिसको नेचर क्या करता है? सेलेक्ट करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन की बात, जो इसको हिंदी में बोलते हैं योग्यता की उत्तरजीविता। मतलब जिसके पास योग्यता है वही उत्तरजीव, मतलब वो अपने उत्तरदायित्व को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है। तो योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की जो है क्या है? बुक्स हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? इसके बाद नेक्स्ट, तो इसके अलावा एक और आपको फैक्ट याद रखना है चार्ल्स डार्विन का, कि इन्होंने पेंजिन थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी? पेंजिन थ्योरी दी थी। तो पेंजिन थ्योरी का मतलब क्या बताया था इस थ्योरी में उन्होंने? कि कोई भी एक बड़ा जीव है, वो उससे जो उत्पन्न जीव होंगे, जो उपार्जित, उसमें उपार्जित का मतलब जो अर्जित करेगा वो लक्षण, जैसे उसका शरीर, नाक का शेप, मसल्स, बॉडी स्ट्रक्चर, जो भी वो अर्जित कर रहा है अपने माता पिता से, जिन लक्षणों को उन्हें बोलते हैं उपार्जित लक्षण। तो जो उपार्जित लक्षण हासिल करेगा वो बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह होंगे जो उसके माँ बाप के अंदर हैं, बस वो क्या होंगे? आकार में थोड़े छोटे होंगे। इस बात को उन्होंने पेंजिन थ्योरी में कहा, लेकिन ये थ्योरी बाद में जो है समाप्त, तो मतलब प्रभावी नहीं रही और ये गलत साबित हो गई, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, चार्ल्स डार्विन जो थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। बीगल जहाज़ से कहाँ गए थे? मलय प्रायद्वीप पर गए थे और इन्होंने ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नाम की एक बुक में इन अनुभवों को लिखा, 1859 में प्रकाशित हुई। इन्होंने 2 बात बताई कि एवोल्यूशन ही की वजह से ही जीव का विकास होता है और उसी जीव का विकास होता है। जीव के विकास का आधार क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर जिसको सेलेक्ट करता है वही जीव अपने सर्वाइवल कर पाता है। उन्होंने एक थ्योरी दी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और एक थ्योरी दी थी पेंजिन थ्योरी। तो 2 थ्योरी याद रखनी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
और पेंजिन थ्योरी डार्विन की। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। जहाज़ का नाम था बीगन। और कहाँ गए थे? मलय प्रायद्वीप पर। और बुक का नाम याद रखना है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। प्रकाशन वर्ष था 1859। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है जर्म प्लाज्म थ्योरी। क्या नाम है इसका? जर्म प्लाज्म थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी? डार्विन ने। और जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? बीजमैन ने दी थी। किसने दी थी? बीजमैन ने। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? बीजमैन ने दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्म तो जर्म्स किस में लग जाते हैं? बीज में। और आदमी भी काम नहीं करेगा, मैन तो एक जर्म्स की तरह हो जाएगा वो, ये समझो। तो ये क्या था, इन्होंने चूहों पर बहुत प्रयोग किया और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के जो सिद्धांत था उसकी जांच की कि वास्तव में क्या जो उनके पीढ़ी उपार्जित लक्षण, मैंने पहले ही बताया कि जो उनके माता पिता में लक्षण हैं क्या वास्तव में धीरे धीरे करके उनकी जो बच्चे होते हैं, संतान होते हैं, उनमें भी वो लक्षण आ जाते हैं। तो बीजमैन ने जब देखा कि उन्होंने 22 साल तक जो चूहे थे उनकी पूंछ को काटते रहे, लेकिन कोई भी ऐसा चूहा पैदा नहीं हुआ जिसकी पूंछ नहीं थी। तो इससे समझ में ये आया कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागति के सिद्धांत, जो डार्विन का पेंजीनवाद था, जो ये कह रहा था कि जैसे माता पिता में लक्षण होंगे वैसे ही बच्चों का आकार होगा, वो गलत साबित होगी, पेंजीन थ्योरी। ठीक है, ये मतलब जो प्रयोग, इससे ये पता चल गया कि उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति से कोई वंशागति का जो सिद्धांत था कि वंश से ही लक्षण उपार्जित किए जाते हैं वो, और पेंजीनवाद की थ्योरी जो है जर्म प्लाज्म थ्योरी से जो है खंडित हो गई। तो इसमें से आपको बस इतना याद रखना है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? बीजमैन ने दी थी। बस इतना याद रखना है। जर्म प्लाज्म, तो जर्म किस पर लग जाते हैं? बीज पर। ठीक है, जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? बीजमैन ने दी थी। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के नियम। काफ़ी तुमने सुना होगा मेंडल के नियमों के बारे में। ये मेंडल के नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लॉ ऑफ मेंडल, जो मेंडल के नियम है, सबसे पहली बात जो मेंडल था उसने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अपने जितने भी प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, और इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वंशागति जो इनहेरिटेंस होता है उसके इकाई तरल द्रव न होकर ठोस कण होते हैं। इस इकाई को मेंडल ने कारक फैक्टर कहा, परंतु अब इसे जीन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वंशागति का कारण जो है वो एक फैक्टर है। ठीक है, और उस फैक्टर को आज उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, आज की भाषा में। और एक बात याद रखनी है, मेंडल को जेनेटिक्स, जो आनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, उसका क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है, जेनेटिक्स का पिता। जेनेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। जो आनुवांशिकी है, जो आनुवांशिकता से रिलेटेड जो बातें होती हैं आज, डीएनए, आरएनए, जीन, ये सब बातों की शुरुआत किसने की थी? मेंडल ने। क्योंकि वो मेंटल जो लोग होते हैं वही नई चीज़ लेकर के आते हैं जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स से याद रख सकते हैं, मेंडल ने जेनेटिक्स जो का पिता माना जाता है इनको। और ये उत्तराखंड पीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो मेंडल के नियम थे उनको जो 3 साइंटिस्ट थे, कोरेंस, डीब्रीज और समार्क, इन्होंने स्वतंत्र रूप दिया था अलग से। जो मेंडल के जो नियम थे उनको 3 साइंटिस्ट ने, कोरेंस ने, डीब्रीज ने और सरमार्क जो थे उन्होंने नया नाम दिया था, सरमार्क ने। तो आपको भले ही यह नाम याद आया, कोरेंस, डीब्रीज एक बार पढ़ लेना है बस, सरमार्क। तो बस इतना याद रखना है कि जो मेंडल थे उन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग दिया था। और मटर के पौधे को इन्होंने क्यों चुना? क्योंकि ये स्वपरागण कर सकता है, खुद ही अपने आप परागण कर सकता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का क्या किया था? चयन किया था। क्लियर?